नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और संस्कृत अचटेट के लिए हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था महत्वपूर्ण संज्ञाएं व्याकरण की, जिनमें से कुछ संज्ञाओं को हमने पीछे की वीडियो में पढ़ लिए हैं और जो बाकी महत्वपूर्ण संज्ञाएं बची है उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। संज्ञाएं अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अपने 2020 के अंदर जो अचटेट का एग्जाम हुआ था उसमें 3 प्रश्न आए हुए थे सिर्फ इसी टॉपिक से। और इसके अलावा आगे जब हम व्याकरण करेंगे संस्कृत की, जैसे कि प्रत्यय करेंगे या संधि करेंगे, तो उनके लिए पहले जो शब्द आगे जैसे कि संधि के अंदर आएगा वृद्धि संधि, गुण संधि, तो इन शब्दों को जब हम संज्ञाओं में पढ़ेंगे, जब हमें पता होगा कि गुण किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, तो ही हम आगे उनको पढ़ सकेंगे, संधि को अच्छे से समझ सकेंगे। इसी प्रकार से प्रत्यय जब हम करेंगे तो कौन से प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है उनको हम जानेंगे, तभी हम प्रत्ययों को भी अच्छे से समझ सकेंगे। इसीलिए आज की वीडियो अपनी रहेगी महत्वपूर्ण संज्ञाओं की, और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ उस चैनल पर डलती जा रही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमने वृद्धि संज्ञा कर ली है, गुण संज्ञा भी कर ली है, इसके अलावा स्योंग संज्ञा, इत संज्ञा, विधायक सूत्र भी हमने पढ़ लिए हैं पीछे की वीडियोस में। और जो पुराने अचटेट के अंदर 2018-19 के अंदर संज्ञा से बाई चांस कोई भी प्रश्न नहीं आया था और 20 के अंदर 3 प्रश्न आए थे, उनको भी हमने एक वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज अपने शुरू करते हैं, आगे अपना जारी रखते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम करेंगे आज की वीडियो में अनुनासिक संज्ञा। ठीक है, अनुनासिक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे? सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है। तो मुख वचनों, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। ठीक है, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। इसको हम अलग अलग करके समझते हैं। ठीक है, यानी कि मुख नासिका और वचन, मुख नासिका वचन अनुनासिक। ठीक है, अलग अलग करके समझते हैं। मुख नासिका वचन बराबर अनुनासिक है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। सूत्र कौन सी संज्ञा का है? तो अनुनासिक संज्ञा का है। इसका अर्थ क्या हुआ? मुख यानी कि उच्चारण स्थान, मुंह अपने मुख यानी कि उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी जो है उच्चारण स्थान मुख के अंतर्गत आएंगे। मुख नासिका यानी कि नाक से वचन, वचन यानी कि बोले जाते हैं। मुख और नाक से वचन बोले जाने वाले वर्ण अपने अनुनासिक वर्ण होते हैं। मुख यानी कि मुख के अंदर अपने उच्चारण स्थान आ जाते हैं। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये सारे उच्चारण स्थान जो है मुख के अंतर्गत आ जाते हैं। मुख नासिका वचन अनुनासिक, यानी कि मुख से और नासिका से, मुख से और नाक से वचन यानी कि बोले जाने वाले वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो मुख और नासिका से दोनों से बोले जाते हैं, यानी कि वचन यानी कि बोले जाने वाले वर्ण, मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। मुख से यहाँ तात्पर्य है
अपने उच्चारण स्थानों से, जो कि कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो उच्चारण स्थान है अपने, वो सारे मुख के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे कि अपने अंग, अन, न, म, तो ये सारे वर्ण जो है अपने अनुनासिक वर्ण होते हैं। क्यों? मुख से, यहाँ पर अंग है तो ये अंग जो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, उस सूत्र से क वर्ग के अंतर्गत आता है। इसलिए अंग जो है कंठ से भी तो बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। कंठ से और नाक से, मुख, नासिका, तो मुख से भी हो गया और नासिका से भी हो गया। बोले जाने वाले वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो अंग जो है अनुनासिक वर्ण है। इसी प्रकार से इय, तो यह जो है इच्चु यशा नाम, इच्चु यशा नाम तालु, तो ये तालु से भी तो बोला जाता है और अपने नाक से भी बोला जाता है। मुख से भी तो इसका उच्चारण होता है, वचन होता है, और नासिका से भी इसका वचन होता है। इसीलिए ये भी अनुनासिक वर्ण है। इसी तरह से अन, ये जो है अपने मूर्धा से भी तो बोला जाता है और नासिका से भी इसका वचन होता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है। न जो है अपने दंत से भी तो बोला जाता है और नाक से भी बोला जाता है। इसीलिए ये अनुनासिक वर्ण है। मैं जो है वो ओष्ठ से भी बोला जाता है और नाक से भी इसका वचन होता है। यानी कि मुख से भी ये सारे वर्ण बोले जाते हैं और नासिका से, नाक से भी इनका वचन होता है। इसीलिए ये वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो मुख और नासिका दोनों से जिनका वचन होता है, जिनको दोनों से जिनको बोला जाता है, ऐसे वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे कि अंग, अन, न, म, ये सारे वर्ण जो है अपने अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है? मुख, नासिका, वचनो अनुनासिक है। मुख और नासिक से वचन होने वाले यानी कि बोले जाने वाले वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है। मुख, नासिका, वचनो अनुनासिक सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो अनुनासिक संज्ञा होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना भी आया है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आगे अपनी दूसरी संज्ञा रहेगी सवर्ण संज्ञा, ठीक है। दूसरी संज्ञा अपनी कौन सी रहेगी? सवर्ण संज्ञा। दूसरी अपनी संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। इसमें भी उसी तरह से सबसे पहले किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, सूत्र पूछा जा सकता है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र कौन सी संज्ञा का है? तो सवर्ण संज्ञा का है। एग्जाम में किस प्रकार से दे सकता है? तुल्यास्य प्रयत्नम इतना देकर यहाँ पर डैश 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 देकर यहाँ पर पूछा जा सकता है का संज्ञा भवती, तो हम सवर्ण संज्ञा करके आएंगे सवर्णम। वहां पर ऑप्शन में होगा तुल्यास्य प्रयत्नम, इतना देकर डैश डैश देकर अपने पूछा जा सकता है कि आगे क्या आएगा। तो वहां पर ऑप्शन में एक जगह सवर्णम लिखा होगा, उस वो अपना आंसर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम किस संज्ञा का सूत्र है ये? तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब इनको भी हम अलग अलग करके देखते हैं। तुल्य, तुल्य आस्य प्रयत्नम।
बराबर सवर्णम। ठीक है। तुल्य आशय प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य का क्या अर्थ हुआ? तुल्य यानी कि बराबर या समान। समान आशय, आशय यानी कि उच्चारण स्थान। आशय का मतलब हुआ अपने उच्चारण स्थान। तुल्य आशय प्रयत्नम। प्रयत्न हमने कर लिए हैं। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न में भी 5 प्रकार के प्रयत्न थे और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न थे। लेकिन यहाँ पर प्रयत्न से तात्पर्य सिर्फ अपने अभ्यंतर प्रयत्न से लेना है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अभ्यंतर प्रयत्न ही देखना है। प्रयत्न से ये जो प्रयत्न आया है शब्द, यहाँ पर सिर्फ अभ्यंतर प्रयत्न की बात कही गई है। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 थे। सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, विवरित, ईसत विवरित और संवरित। और यहाँ पर जो है अभ्यंतर प्रयत्न की बात कही गई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बराबर सवर्णम। अस्य यानी कि उच्चारण स्थान तुल्य बराबर हो। और बराबर हो क्या क्या? उच्चारण स्थान और प्रयत्नम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि आशय उच्चारण स्थान, प्रयत्नम यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान तुल्य हो, बराबर हो, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तुल्याशय प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आशय, तुल्य यानी कि बराबर हो, आशय उच्चारण, प्रयत्नम अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण तुल्य यानी कि बराबर हो, समान हो, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा किन वर्णों की होती है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्नम यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान तुल्य हो या यानी कि बराबर हो, समान हो, ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अ है और आ। इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका उच्चारण स्थान यानी कि आशय क्या है? कंठ है। ठीक है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? वो भी कंठ है। और इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? हमने पढ़ा था विवरित प्रयत्न जो है स्वरों का, सभी स्वरों का विवरित अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इस अ का विवरित अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवरित है। और इस आ का भी अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवरित है। तो यह जो है अपने सवर्ण वर्ण होंगे, सवर्णम वर्ण होंगे। ये कौन कौन से अ और आ आपस में जो है क्यों होंगे? क्योंकि इनका कंठ उच्चारण स्थान आशय और प्रयत्नम, प्रयत्न यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न विवरित है, तुल्य यानी कि बराबर है, एक समान है दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्नम। उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान भी तो समान है और प्रयत्न भी समान है। इसीलिए ये दोनों जो है सवर्णी होंगे, यानी कि सवर्ण वर्ण होंगे, सवर्णी। ये दोनों जो है आपस में सवर्णी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान भी तो समान है और प्रयत्न भी समान है। सवर्णी वर्ण होते कौन से हैं? तो तुल्याशय प्रयत्नम, बराबर हो जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ऐसे जो है वर्ण सवर्णी कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान भी तो तुल्य है यानी कि बराबर है, आशय इनका बराबर है, प्रयत्न भी इनका तुल्य है यानी कि बराबर है। तो इनका जो है ये दोनों वर्ण आपस में सवर्णी होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगर आ जाता ई आ जाता तो इसका तो उच्चारण स्थान क्या हो जाता? अपने तालु, इच्चु यशा नाम तालु, उस सूत्र से अपने तालु हो जाता। और इधर क्या है? कंठ है। तो ये दोनों इनका आशय क्या है? तुल्य नहीं है यानी कि बराबर नहीं है, ये समान नहीं है इनका आशय। इसीलिए ये जो दोनों वर्ण है ये आपस में सवर्णी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन आ का तो उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ये दोनों, इनका आशय तुल्य नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों वर्ण जो है अपने सवर्णी नहीं होंगे।
ठीक है। सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य यानी कि बराबर होते हैं, आस्य जिन यानी कि उच्चारण स्थान, प्रयत्न का मतलब है अभ्यंतर प्रयत्न। तो जिन वर्णों का आस्य उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न तुल्य यानी कि बराबर होता है, ऐसे वर्ण जो है सवर्णी कहलाते हैं। जैसे कि अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है और अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, तो इन दोनों का तुल्य है उच्चारण स्थान और प्रयत्न, तो ये दोनों जो है सवर्णी होंगे। इसी प्रकार से अगर ई और ई की बात करें हम, ई और ई, ई और ई, तो इनका इसका भी तो तालु है उच्चारण स्थान, इसका भी तालु है उच्चारण स्थान, इसका भी अभ्यंतर प्रयत्न अपने विपरीत है और इस ई का भी प्रयत्न जो है विपरीत है। तो इन दोनों का आशय भी तो समान है और प्रयत्न भी तुल्य है यानी कि बराबर है, समान है, तो इन ये दोनों जो वर्ण है आपस में सवर्णी होंगे। इसी प्रकार से ऊ और ऊ, ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसका भी ओष्ठ है, इसका भी विपरीत है, इसका भी प्रयत्न विपरीत है, इसका आशय समान है, प्रयत्न भी समान है, तुल्य यानी कि बराबर है, इसीलिए ये दोनों जो है अपने आपस में सवर्णी होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कौन सी संज्ञा का सूत्र है? तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। तुल्य यानी कि बराबर, आशय उच्चारण स्थान प्रयत्न, प्रयत्न से यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ अभ्यंतर प्रयत्न से लिया गया है। तुल्य बराबर होता है आशय उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ऐसे वर्ण जो है अपने सवर्ण कहलाते हैं, आपस में जो वो सवर्णी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने कात्यायन ने जो है एक वार्तिक लिखी है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? एक वार्तिक लिखी है अपने कात्यायन ने, री लरी वर्णियो, री लरी वर्णियो मिथ है, मिथ है सावर्ण्यम, सावर्ण्यम सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है, री लरी वर्णियो, री लरी वर्णियो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। इसमें क्या है? इसमें री का उच्चारण स्थान क्या है? अपने मूर्धा है। ठीक है, और लरी का क्या है उच्चारण स्थान? दंत। और प्रयत्न क्या है इनका? विपरीत है, क्योंकि सारे वर्णों का प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। यहाँ पर देखिए, री का मूर्धा है और लरी का दंत है। अपने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र से तो इन दोनों की सवर्णी, ये आपस में सवर्णी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वार्तिक, अपने वार्तिक लिखा था अपने कात्यायन ने, इस वार्तिक से जो है ये दोनों आपस में सवर्णी है। री और लरी जो है आपस में सवर्णी है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है, ये अपने एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि री और लरी आपस में सवर्णी है। किस कारण से? री लरी वर्णियो, यानी कि री और लरी वर्ण जो है मिथ है, परस्पर आपस में सावर्ण्यम यानी कि सवर्ण वाच्यम कहे जाएंगे। री और लरी वर्ण जो है परस्पर आपस में सवर्ण कहे जाएंगे। इस वार्तिक से, कात्यायन की यह वार्तिक है, वार्तिककार किसी कहा जाता है, तो कात्यायन को जो है वार्तिककार कहा जाता है। इनका दूसरा नाम वररुचि भी रहेगा। तो री लरी वर्ण्यो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक से री और लरी जो है आपस में सवर्णी होंगे। भले ही इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसका मूर्धा है, इसका दंत है, फिर भी ये आपस में सवर्णी होंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से तो ये, अगर यह सूत्र लगाएं तो
ये दोनों आपस में सहवर्णी नहीं होंगे, क्योंकि इनका आशय जो है वो समान यानी कि तुल्य नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मूर्धा है, इसका दंत है, लेकिन ये दोनों सहवर्णी है। किस कारण से? वार्तिक लिखित कात्यायन ने री लरी वर्ण्यो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक से अपने री और लरी ये दोनों भी सहवर्णी होंगे। इनको आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका आशय जो है समान नहीं है, इसीलिए अपने आ सकता है एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। आगे एचटेट के एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, री और लरी जो है आपस में सहवर्णी है। ठीक है, इसके अलावा आगे आज हम करेंगे घ संज्ञा। ठीक है, घ आगे अपनी कौन सी संज्ञा रहेगी? घ संज्ञा। ठीक है, घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तरप तमपु, तरप तमपु, तमपु घ। ठीक है, तरप और तमप, तरप और तमप प्रत्ययों की जो है घ संज्ञा होती है। ठीक है, तरप तमपु घ। घ संज्ञा जो है किन की होती है? तो तरप और तमप, तरप और तमप ये दोनों प्रत्यय है, इनकी जो है घ संज्ञा होती है। घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तरप तमपु घ। यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तरप तमपु देकर डैश 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 खाली दे देगा, यहाँ पर कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर देखना है कि तरप तमपु इनकी क्या संज्ञा होती है? तो घ। ऑप्शन में रहेगा घ संज्ञा, तरप तमपु घ। इससे सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये दो प्रत्यय है तरप और तमप, इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? तो घ संज्ञा होती है। घ संज्ञा कौन से प्रत्ययों की होती है? तो तरप और तमप इन दोनों प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तरप तमपु घ। इसी प्रकार से एक निष्ठा संज्ञा है। ठीक है, निष्ठा संज्ञा कौन सी संज्ञा है? निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या है? इक्तः तौतु, इक्तः तौतु निष्ठा। ठीक है, यहां पर भी इतना दे देगा, इक्तः तौतु डैश 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 क्वेश्चन मार्क। तो हमें ऑप्शन में होगा एक जगह निष्ठा, ये अपना राइट आंसर रहेगा। निष्ठा हम उसके अंदर लगा कर आएंगे। इक्तः तौतु निष्ठा कौन सी संज्ञा का सूत्र है? तो निष्ठा संज्ञा का सूत्र है। ये दोनों तय और तौतु बराबर निष्ठा। ये जो दो प्रत्यय है तय और तौतु, इन दोनों प्रत्ययों की जो है अपने निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा कौन से प्रत्ययों की होती है? तो तय और तौतु इन दो प्रत्ययों की जो है निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तय तौतु निष्ठा। और तय तौतु निष्ठा कौन सी अपने संज्ञा का सूत्र है? तो निष्ठा संज्ञा का सूत्र है। सीधा अगर पूछ ले तय तौतु फिर क्वेश्चन मार्क, तो हम अपने निष्ठा ऑप्शन के अंदर लगा कर आएंगे। तय तौतु बराबर निष्ठा। इन दो प्रत्ययों को ध्यान में रखना है। तय तौतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में महत्वपूर्ण और संज्ञाओं के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने भी संस्कृत के साथी हैं उनमें वीडियोस को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।